गांधी जयंती को बिहार सरकार ने जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। इस रिपोर्ट के आने से बिहार की राजनीति में भूचाल आने की बात तो कही जा रही थी, अब वो सच भी साबित हो रही है। बिहार सरकार की ओर से जहां सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इसे क्रांतिकारी करार दिया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी कहा जा रहा है कि जातीय जनगणना कराने में उसकी सहमति भी थी, लेकिन आंकड़े कुछ ऐसा नहीं बताते जो छिपा हुआ हो। ये सबको मालूम था, ये चौंकाते नहीं हैं, इसलिए बिहार सरकार की ये पूरी कार्रवाई फिजूल की थी। बिहार सरकार ने जातीय जनगणना का जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक बिहार की कुल आबादी 13,07,25,310 बताई जा रही है। जातीय जनगणना के मुताबिक बिहार की कुल आबादी में हिंदुओं की आबादी लगभग 82% है, तो मुस्लिम आबादी 17% से ज्यादा है। लेकिन राजनीतिक लिहाज से सबसे अहम संख्या है ओबीसी प्लस ईबीसी की, जो कुल मिलाकर 63% बनाती है। आपको सारे आंकड़े हम ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं, किस वर्ग में कितनी हिस्सेदारी है। 63% हिस्सेदारी ओबीसी ईबीसी की। जनरल कैटेगरी, जिसे अगड़ी जाति या फॉरवर्ड क्लास कहा जाता है, वो महज 15.2% है। और इसके अलावा जो जातिगत जनगणना में बातें सामने आई हैं उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। लेकिन कुछ और आंकड़ों को थोड़ा डिकोड करते हैं। आप ग्राफिक्स के जरिए देखिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो आबादी है, अगर आप इसको थोड़ा और बाइफरकेट करेंगे तो ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है 36% आता है। एससी वर्ग की आबादी अगर आप देखेंगे बिहार में तो ये 19% है। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी आबादी अगर आप देखेंगे तो ये 1.68% है। जैसा आपको बताया हमने कि बिहार में जो अनारक्षित कहा जाता है यानी कि जनरल कैटेगरी, उसकी तादाद 15.52% है। इसके अलावा राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, इनको भी जातिगत जनगणना में इनका भी आंकड़े दिए गए हैं। तो ब्राह्मणों की आबादी के लिहाज से अगर आप देखें तो 3.66% आबादी ब्राह्मणों की है। बिहार में भूमिहार आबादी अगर आप देखेंगे तो 2.86% है। यादवों की आबादी अगर आप देखेंगे, जो पॉलिटिकल रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती है, ये आबादी है 14% बिहार में। कुर्मी समुदाय की जनसंख्या अगर आप देखेंगे तो 2.87% है और मुसहर की आबादी है 3%। राजपूतों की आबादी जो रह जाती है वो है 3.45%। तो इस तरह से आपने किस वर्ग को का प्रतिशत क्या है और साथ ही साथ धर्म के आधार पर जो आंकड़े जारी किए गए हैं, तो धर्म और वर्ग दोनों के आधार पर ये आबादी का बाइफर्केशन जारी कर दिया गया है। अब इस पर मच गया है भूचाल। इस पर बीजेपी कह रही है कि इन आंकड़ों में नया कुछ नहीं है। हालांकि फैक्ट ये है कि बीजेपी ने राज्य में जब इससे जुड़ा हुआ प्रस्ताव पारित हो रहा था तो सरकार को सपोर्ट किया था, यानी कि वो जातिगत जनगणना के हक में थी। इसके अलावा जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो, लेकिन केंद्र में बीजेपी का स्टैंड बिल्कुल अलग है। केंद्र में शुरुआत से ही कोर्ट में भी सरकार ने यही कहा था कि क्योंकि संविधान के तहत जनगणना का अधिकार सिर्फ काम, अधिकार और जिम्मेदारी केंद्र की है, इसलिए केंद्र ही इसे कराएगा। राज्यों में जनगणना कराने का कोई मतलब नहीं। तो बीजेपी का ये इस तरह का स्टैंड रहा है। पॉलिटिकली इसे कहा जाता है कि बीजेपी ने बैलेंस करने की कोशिश की। लेकिन अब आगे क्या होगा, इस पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं नीरजा चौधरी मैम, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नीरजा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं विराग गुप्ता जी, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। विराग जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नीरजा मैम, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स थे, बट आखिरकार ये जातिगत जनगणना सबके सामने है। इसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस अब क्या होंगे मैम? देखिए, पहले तो मैं कहूंगी मंडल 2 का स्वागत करिए। मंडल 2 यहाँ है, और ये भी जिस तरह मंडल 1 ने देश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया, आज तक बदल दिया। मंडल का जो दौर है आज तक चल रहा है। पावर नीचे की तरफ जा रहा है, उन जातियों की तरफ जा रहा है जिनकी शिरकत नहीं थी सत्ता में, और आज वो मजबूती से मांग रहे हैं अपना हक। अब सही है गलत है वो अलग सवाल है, लेकिन और इसका क्या इम्पैक्ट होगा आपने पूछा। इसका इम्पैक्ट आगे की राजनीति पे होने वाला है, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं।
ओबीसी की जनगणना बढ़ गई है। 1931 के सेंसस में अगर 52% थी, तो ये बिहार का सेंसस दिखा रहा है। अब ये स्टेट स्टेट का सेंसस है, जरूरी नहीं है कि नेशनली ये पिक्चर हो, पर हिंदी हार्टलैंड में मुझे लगता है ऐसी ही पिक्चर दिखाई देगी अगर जनगणना होगी। तो 63% होना, 11% बढ़ जाना, तो स्वाभाविक है कि ओबीसी कहेंगी कि हमें आरक्षण अधिक मिलना चाहिए सरकारी नौकरियों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। और मुझे जो लग रहा है, हो सकता है अब वो मांग करें कि पार्लियामेंट में भी उनके लिए जगह बनानी चाहिए, जैसे कि एससी एसटी को 22% रिजर्व है, उसी तरह हो सकता है। क्योंकि ये जो मांग आई है विमेन्स रिजर्वेशन बिल को लेके, कोटा विद इन कोटा, तो अगर कोटा ओबीसी महिला के लिए होगा तो कल पुरुष पूछेगा मेरे लिए क्यों नहीं, पूरी ओबीसी के लिए क्यों नहीं। तो हो सकता है पूरा ही स्वरूप राजनीति का आगे जाके बट मैं बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिसिस इसमें पढ़ रहा हूँ। कई लोग इसे बोल रहे हैं कि ये विपक्ष के लिए एक संजीवनी है, एक चाबी है। क्या वाकई में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और खास तौर से इसमें ओबीसी पॉलिटिक्स का बहुत जिक्र किया जा रहा है, तो क्या वाकई में विपक्ष के हाथ एक ऐसा मुद्दा लग गया है या ऐसा अस्त्र लग गया है कि बीजेपी को अब कुछ ना कुछ ऑप्शन तलाशना होगा? देखिए, बिहार में ये लागू होता है तो विपक्ष को लेके जो महागठबंधन है, नीतीश कुमार, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज का, उनको फायदा होगा। लेकिन नेशनली क्या होगा इसका असर, इससे जो चीजें निकलेंगी, क्योंकि ओबीसी के अंदर एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट जो हैं, जिनकी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन दिखी है, क्या वो भी ऑपोजिशन के साथ जाएंगी आगे जाके? बिहार में नीतीश कुमार का ये कैलकुलेशन है कि जो जिसको बीसी बोलते हैं, जो कि यादव, कुर्मी, कोरी नहीं, कुर्मी और कुशवाहा, वैश्य है, जो 4 मोटी बड़ी जातियां हैं बीसी, और ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड हैं, जिनकी 200 से ज्यादा जातियां हैं, उनका और माइनॉरिटीज का अगर एक गठबंधन हो जाए जी, तो बहुत मजबूत गठबंधन होगा बिहार में, और उसको लेके वो जीतेंगे और लोकसभा में भी बहुत शानदार प्रदर्शन करेंगे। इनका कैलकुलेशन है ये। ऑलराइट। लेकिन नेशनली क्या ईबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, जिसको भाजपा ने अपनी तरफ बहुत मजबूती से खींचा है, और नरेंद्र मोदी क्योंकि ओबीसी प्रधानमंत्री हैं, ये छोटी छोटी जातियां हैं, इनका आकर्षण भाजपा की तरफ रहा है। तो क्या नेशनली वही होगा कि नेशनली ईबीसी बीजेपी की तरफ देख सकती हैं? और एक और चीज है जो कि अपने ध्यान में रखनी चाहिए, एक कमीशन बिठाया था कुछ साल पहले, रोहिणी कमीशन सरकार ने, वो रोहिणी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, सरकार के पास है वो रिपोर्ट। और उस कमीशन क्या में कहा गया था, हाँ, रोहिणी कमीशन क्या बीजेपी का जवाब होगा मैम? हो सकता है उसको लागू करना, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि जो ओबीसी का 27% कोटा है, उसमें अधिकतर सीटें बड़ी मोटी जो यादव, कुर्मी जैसी जात है वो ले जा रही हैं, और ईबीसी के लिए बहुत कम रह जाता है। उन्होंने आंकड़े भी दिए थे। तो अभी रोहिणी कमीशन क्या रिकमेंडेशन है हमें मालूम नहीं है, उसको ऊपर नहीं किया गया है। हो सकता है रोहिणी कमीशन सेंटर का जवाब हो, बीजेपी का जवाब हो। एब्सोल्युटली। जो दर्शक रोहिणी कमीशन के बारे में न जानते हो, 2017 में दरअसल मोदी सरकार ने संविधान का अनुच्छेद 340 के तहत जो शक्तियां उनको मिली हुई थी, उनके आधार पर जो ओबीसी का एक उपवर्ग के लिए, उपवर्गीकरण जिसे कहते हैं, उसके लिए रोहिणी आयोग बनाया था। दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस जी रोहिणी को इनका अध्यक्ष बनाया गया था। लगभग 12 हफ्ते में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी, सबमिट कर दी है, लेकिन सार्वजनिक नहीं हुआ है। और इसीलिए ये माना जाता है कि जातीय जनगणना के जवाब में मोदी सरकार रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को एक ढाल की तरह या फिर एक जवाब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल, अब ज़रा मैं विराग जी के पास आता हूँ।
विराग जी, इसमें जो कानूनी पेच थे कि समवर्ती सूची में है या केंद्र सूची में है, राज्य सूची में है, कौन जाति आधारित जनगणना करेगा, कौन नहीं, ये सारी बातें कोर्ट में अब स्पष्ट हो चुकी हैं। उसके बाद ही इसको हरी झंडी मिली। लेकिन संवैधानिक रूप से अब कई राज्यों में अब मांग हो रही है। हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस कह रही है हम सरकार में आए तो हम लागू करेंगे। महाराष्ट्र में अब मांग उठने लगी है कि साहब हमारे यहां भी कीजिए। तो ये जो जनगणना का जो पूरा स्वरूप है, जो संविधान में मूल रूप से था, अब वो राज्य अपने हाथ में ले लेंगे, तो ये क्या संवैधानिक रूप से क्या स्वरूप आपको दिख रहा है आगे? देखिए, जो आपने बात बोली है उसके लिए हमें जो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया और एफिडेविट देने के बाद उसमें एक पैरा वहाँ से हटा दिया और वहाँ पर पूरी इन सारी चीज़ों की कुंजी छिपी हुई है। नीरजा जी ने बिल्कुल सही बोला, राजनीतिक और सामाजिक तौर पर उन्होंने इसको बहुत ही एक क्रांतिकारी बताया है, लेकिन आर्थिक तौर पर यह प्रतिगामी है और कानूनी तौर पर एक जिन्न ऐसा निकलेगा जो शायद उसको बाहर वापस लौटाना मुश्किल है। मैं 5 पॉइंट्स में पूरी बातों को समराइज करूँगा कि पहले नंबर पर जनगणना का अधिकार 7वीं अनुसूची के अनुसार वो केंद्र सरकार का अधिकार है, लेकिन राज्य कहते हैं कि योजनाओं को लागू करने के लिए उनको सामाजिक आर्थिक सर्वे करने का अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान्यता दे दी और केंद्र सरकार ने भी अपने एफिडेविट में उसको स्वीकार कर लिया है। इसलिए राज्यों में अब इस बात की होड़ मचेगी। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, अगर आर्थिक तौर पर देखें तो दुनिया की सबसे आबादी वाला हम देश हो गए हैं, जहां पर विश्व बैंक के अनुसार 24% यानी 1/4 लोग गरीब हैं। अब इन गरीबों को हम विकास के माध्यम से ऊपर उठाएं, उसके बजाय जात पात धर्म के नाम पर डिवाइड एंड रूल की जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स चल रही है वो एक अपना अलग पहलू है। तीसरा, जब हमारे यहाँ पर पश्चिम वालों ने जब यहाँ का इतिहास लिखा तो वर्ण और जाति में कंफ्यूज कर गए, जिसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और उसका एक मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मंडल कमीशन जो 1931 में हुआ, उस समय लगभग जो जातियों की संख्या थी लगभग 4100 जातियाँ थीं। उसके बाद जब 2011 में जब सेंसस हुई, जिसकी रिपोर्ट जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई, कहा जा रहा है, सरकार ने बोला था कि उसमें लगभग 4,28,000 जातियाँ, मतलब उसमें हर तरह के लोगों को जातियाँ मान ली गई। जिस रोहिणी कमीशन की आप बात कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि उसमें लगभग 2633 जातियाँ हैं। अब जो बिहार का जो अभी सेंसस आया है, कास्ट सेंसस, उसके अनुसार लगभग 215 जातियाँ हैं। देश में कितनी जातियां हैं, कितनी उपजातियां हैं और कितने बड़े पैमाने पर इसका वो होगा, ये एक दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू ये है कि जब जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आएंगे तो 4 चुनौतियां आएंगी। पहले नंबर पर इंदिरा साहनी के जजमेंट को रिवर्स करने की बात आएगी, 50% की जो सीलिंग है उसको खत्म करने की बात आएगी। जो दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है वो क्रीमी लेयर वाली बात है, जो रोहिणी कमीशन ने भी जिस बात को बोला है। और क्रीमी लेयर को छेड़ना मतलब बर्रे के छत्ते में हाथ डालना है। जब गुर्जर, जाट और मराठों के आरक्षण की बात आ रही है उस समय क्रीमी लेयर की बात मुझे नहीं लगता राजनीतिक तौर से कोई कर पाएगा। तीसरी बात है कोटे के भीतर कोटा महिला आरक्षण के लिए। और चौथी सबसे संवेदनशील बात है अल्पसंख्यकों को आरक्षण, कि अल्पसंख्यकों को क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आरक्षण मिल गया है, तो क्या अब ये जो डेटा है इसके बेसिस पर क्या ओबीसी में या दूसरी जगहों पर आरक्षण मिलना चाहिए? मुझे लग रहा है कि, और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि केंद्र सरकार अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ विषयों पर खुद ही कानून बना देती है। जैसे महिला आरक्षण का कानून, उसमें उन्होंने आधी से ज़्यादा विधानसभाओं का अनुमोदन नहीं लिया। और कई सारे बातों में, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे बातों पे वो राज्यों के पाले में केंद्र ढकेल रहे हैं। और जातिगत जनगणना पर अगर राज्यों में होड़ चालू हुई तो मुझे लग रहा है कि 21वीं शताब्दी में जो भारत के न्यू इंडिया का जो सपना है वो अधर में लटक सकता है। ऑल राइट, ये है। और इसमें सबसे जो अपर जो कैप वाली जो 50% वाली बात है और क्रीमी लेयर की बात भी आपने बिल्कुल सही कही, इस पे बड़ा दिलचस्प होगा कि इस ओर अब किस तरह से बहस जाती है। लेकिन नीरजा मैम, पॉलिटिकली अब 240 सीटें हैं देश में ऐसी जहां पर ओबीसी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। क्या अब हम 2024 का चुनाव अगेन जो सोशल इंजीनियरिंग की लड़ाई हुई बीजेपी वर्सेस गैर बीजेपी जो दल हैं उनमें, क्या हम ये देख पा रहे हैं कि ये अगेन ये सोशल इंजीनियरिंग का एक नया जो निकला है स्वरूप बिहार से विपक्ष के लिए, क्या ये बीजेपी के राष्ट्रवाद को चुनौती दे पाएगा मैम? देखिए, ये तो ये जातीय जनगणना नहीं भी होती तो ओबीसी फ्लेवर ऑफ द सीजन होते 2024 में।
जिस तरह से उभर के आया है। मुझे एक सीनियर बीजेपी नेता ने कहा था कि हम और जातियों के बारे में वरिड नहीं है, लेकिन ओबीसी हमारे साथ रहे, ये हमारी सबसे बड़ी कंसर्न है। तो ओबीसी सेंट्रल फैक्टर रहेंगे 2024 में। अब क्या फॉरवर्ड वर्सेस ओबीसी होगा? हो सकता है। और बीसी वर्सेस ईबीसी होगा क्या उसके अंदर? किस हद तक होगा? कौन क्या पत्ता खेलेगा? टू अर्ली इस समय कहना, क्योंकि दूसरी साइड भी इंडिया की तरफ से कास्ट सेंसस की मांग करना, उसको बैक करना, ओबीसी का कोटा विद इन कोटा विमेन रिजर्वेशन बिल के तहत की मांग करना, कांग्रेस का ओबीसी के साथ खड़े होना। आज भी कांग्रेस ने विश्वनाथ प्रताप सिंह जो मंडल पहले लाए थे 1990 में, उनको माफ नहीं किया है, लेकिन आज उन्हीं के कदमों पे कांग्रेस चल रही है। तो कांग्रेस ने बिल्कुल ही अपनी पॉलिटिक्स को बदला है। नहीं तो ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम उसका नॉर्थ इंडिया में वोट बेस होता था, ओबीसी नहीं वोट बेस होता था। बट मैम थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बीजेपी के कंफ्यूजन का थोड़ा सा एनालिसिस आपका चाहूंगा। बिहार में राज्य में पार्टी के सारे नेता इस प्रस्ताव के समर्थन में थे कि जातिगत जनगणना हो, लेकिन केंद्र ने कुछ और स्टैंड लिया। क्या बीजेपी को सवर्ण वोटर्स की टेंशन होगी, क्योंकि सभी राज्यों में ओबीसी का जो दखल है राजनीति में, उसको देखते हुए ही प्रधानमंत्री मोदी ने ओबीसी नेतृत्व को खड़ा किया, राष्ट्रीय स्तर पे भी खड़ा किया, राज्यों में भी खड़ा किया। और अब अगर ये मुद्दा कहीं और चला जाता है तो बीजेपी के सामने संकट ये होगा कि अब वो ओबीसी वाले स्ट्रैटेजी पे आगे जाएं या सवर्ण वोट बैंक जो उनका है परंपरागत जो कहा जाता है उसको संभालें। तो ये कंफ्यूजन की स्थिति को कैसे एनालाइज करेंगी मैम? मुझे लगता है भाजपा, जैसे मैंने इशारा भी किया जबकि मैंने जिक्र किया, ये सीनियर मिनिस्टर ने जो कहा था कि बीजेपी का वोट बैंक होगा अपर कास्ट, ईबीसी जिनका नंबर कम नहीं है, 1/3 है, और दलित्स। ओके। वो चाहेंगे दरार पड़े हायर ओबीसी और लोअर ओबीसी के बीच में, और जो लोअर ओबीसी है, जिसको ईबी एक्सट्रीमली बैकवर्ड कहते हैं, जो बहुत छोटी छोटी बहुत जातियां हैं, उनका नंबर बहुत अधिक है, और बिहार में ये स्पष्ट हो गया है जनगणना द्वारा। तो वो उसको साथ रखना चाहेंगे वो, और यादव कुर्मी चाहे चला जाए, उनकी स्ट्रैटेजी मुझे लगता है ये होगी। तो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को खोलना, उसको लागू करना, हो सकता है ये वो करें। और फिर एक और चीज है, प्रधानमंत्री ओबीसी प्रधानमंत्री है ना। यस मैम, एक्चुअली वो प्रोजेक्ट भी किया था उन्होंने बाकायदा, उन्होंने, पार्टी ने, सबने। तो यही दिखा रहा था कि ओबीसी की इम्पोर्टेंस और रेलेवेंस इस देश में कम नहीं होने वाली है। बड़ा दिलचस्प स्थिति आ गई है, अब देखते हैं इसमें आगे क्या होगा। लेकिन विराग जी अगेन अब आगे क्या, क्योंकि जैसा मैं कह रहा हूँ बार बार दबाव कहा जा रहा है कि अब सेंटर पे है, कोविड की वजह से इस बार का सेंसस नहीं हो पाया। राहुल गांधी और कांग्रेस दबाव ये बना रहे हैं कि 2011 में आपका कास्ट बेस्ड सेंसस भी हो चुका है, आप उसके आंकड़े जारी कीजिए। तो क्या करेगी बीजेपी? क्या आंकड़े जारी कर सकती है, या फिर संवैधानिक रूप से इस बार फिर कास्ट बेस्ड सेंसस करा के और उसके आंकड़े जारी किए जाएं? देखिए, राहुल गांधी जब बोलते हैं कि पुराने आंकड़े जारी किए जाएं, तो उसके लिए तो पुरानी सरकार के बयानों को, चिदम्बरम साहब के बयानों को ही देखना जरूरी है कि उन्होंने उसको विदहोल्ड क्यों किया था, उसमें क्या गलतियां थी, किस तरीके की बात थी। कुछ राज्यों में, कर्नाटक और राजस्थान जैसे कांग्रेस शासित राज्य हैं, जहाँ पर कि जातिगत जनगणना कुछ हुई है, लेकिन उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए हैं। लेकिन अभी आप जो बात बोल रहे थे कि आने वाले समय में, तो एक बड़े सीनियर IAS ने भी बोला, जैसे कि प्रेम और जंग में सब जायज़ है। तो उनके अनुसार चुनावी सफलता के लिए, चुनावों के पहले नेताओं का, राजनीतिक दलों का जो आचरण होता है वो देश हित में उतना नहीं होता है, चुनावी सफलता के हिसाब से होता है। इसीलिए एक देश एक चुनाव की बात हो रही है। आपने जो मुद्दा उठाया था राष्ट्रवाद वाली बात, तो जब एक देश एक चुनाव होगा तो राष्ट्रवाद के बारे में एक राष्ट्रवाद के नाम पे वोट पड़ सकता है, लेकिन अगर राज्यों का जब चुनाव होगा तो उसमें क्षेत्र, जाति और धर्म की जो भूमिका है वो सर्वोपरि हो जाती है।
और ये जो हमारी जातियों के जो बंटवारे की जो शुरुआत है, ये जातियों के बंटवारे की शुरुआत, और आपने जनगणना की बात किया, यहाँ केंद्र सरकार पूरी तरह से दोषी है कि कोविड के नाम पर जनगणना को टालना ठीक था, लेकिन जब सरकार ने यह संकल्प कर लिया कि डिजिटल जनगणना की जा सकती है, तो डिजिटल जनगणना क्यों नहीं की जा सकती है, जबकि जन्म और मृत्यु और सारी चीज़ों का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया है। तो अगर कोई सरकार, केंद्र सरकार अपने संवैधानिक उत्तरदायित्वों से अगर विमुख होगी, तो राज्य सरकार उस पर अपना एक इंक्रोचमेंट करेंगे, और यही स्थिति आ रही है। इसलिए ज़रूरी है कि केंद्र सरकार भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे, जिससे कि जनगणना, जातिगत जनगणना के नाम पर एक संवैधानिक अराजकता की स्थिति नहीं बने। ऑलराइट नीरजा मैम, एक क्विक कमेंट आपसे लेना चाहूँगा। देश को इस वक्त दो स्कूल ऑफ थॉट्स है मैम। एक कहता है कि नहीं, आपको अब ये जाति, ये इस तरह का नहीं, अब आगे बढ़ो, आप रोजगार दो, आप मौके दो लोगों को। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है क्यों नहीं, अगर समाज इसी रूप में विभक्त है तो फिर आपको उसको सार्वजनिक करके टारगेटेड अप्रोच के साथ काम करना होगा। ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स में आपका स्टैंड मैम? देखिए, मुझे लगता है कि अपने से ही स्वाभाविक रूप से ओबीसी आगे आ रहे थे। अब जो कि गृह मंत्री ने कहा था पार्लियामेंट में कि 29% ऑफ उनके जो हैं एमपीज वो ओबीसी हैं, 85 एमपीज ओबीसी हैं भाजपा के अंदर, भाजपा जैसी पार्टी के अंदर। तो ये तो क्योंकि इतना बड़ा नंबर है, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर है, ये तो नेचुरल प्रोसेस है कि होगा और हो रहा है। अब उसकी तरफ और भी बढ़ावा देना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। अब अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि 3 ओबीसी सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स हैं, तो क्यों नहीं आ पाए हैं वो आगे? क्या एजुकेशन लेवल से ही स्टार्ट नहीं हुआ है एडिक्वेटली? वो उन चीजों को ध्यान देने की जरूरत है। तो मुझे लगता है जैसे मंडल के जमाने में 200 लड़कों ने तो अपने को इम्युलेट कर दिया, इतना कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। आप तो पता नहीं याद करेंगे कि नहीं, आप थे नहीं, होंगे या बहुत छोटे होंगे, लेकिन घर घर में मंडल, उस साइड इस साइड परिवार भी बट गए। अब ये होना था क्योंकि एक एस्पिरेशनल रेवोल्यूशन हो रहा था ओबीसी में, जिसको एक स्वरूप दिया पॉलिटिकल विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब वो प्रधानमंत्री थे। वो अलग चीज है, पर इस दिशा में हमको जाना है। जैसा कि कहा गया, जाट है, मराठा है, गुजर है, सब लोग मांग रहे हैं रिजर्वेशन, पार्लियामेंट में मांगेंगे रिजर्वेशन। तो किस तरह की रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होगी हमारी? ये बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। क्या आप चुनावी मुद्दा ये जो सिर्फ बना के छोड़ सकते हैं? हाँ, मुझे नहीं लगता। ये जो आपने टर्म दिया, ये ठीक होगा। ये जो आपने टर्म दिया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, अब इसी का स्वरूप देखना होगा कि किस तरह की रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होगी। विराग जी कुछ ऐड करना चाह रहे थे संक्षेप में सर, प्लीज। 2 छोटी बातें, 2 बड़े विरोधाभास सामने आ रहे हैं। पहला विरोधाभास है कि सरकारी नौकरियां सिमट रही हैं, गिग इकोनॉमी बढ़ रही है, जिसमें रिजर्वेशन का कोई स्कोप नहीं है। दूसरा, सारी राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें फुल पेज विज्ञापन देती हैं प्रगति के और आंकड़ों के, लेकिन जिस तरीके से ओबीसी की संख्या है, जिस तरीके से SC ST की संख्या है, जिस तरीके से गरीबों की संख्या है, जिस तरीके से 80 करोड़ लोग सरकारी राशन पर निर्भर लोगों की संख्या है, तो इसका मतलब कि वो सारे आंकड़े झूठे हैं। या तो देश विकास कर रहा है तो फिर लोग इतने पिछड़े, इतने गरीब क्यों हैं? उनको आरक्षण की जरूरत क्या है? और अगर देश विकास नहीं कर रहा है, इसका मतलब झूठे आंकड़े दिए जा रहे हैं। तो 2 तरीके के विरोधाभासों को नेताओं को ठीक करना पड़ेगा, अन्यथा एक हमारा जो एक रूल ऑफ लॉ है, संवैधानिक व्यवस्था है, उसके प्रति लोगों में एक अलग किस्म की एक संदेह पैदा होंगे। और मुझे नहीं लगता गवर्नेंस के लिहाज से जातिगत जो ये विखंडन है, ये कोई बहुत ही अच्छी बात है। एब्सोल्युटली। अब देखना यही होगा जो आपने कहा कि जो असल मुद्दे हैं और जो रियलिटी में जो दिखाए जाते हैं टीवी स्क्रीन्स पर भाषणों के ज़रिए, एक वो भी भारत है और एक रियल भारत दूसरा भी है। ये इनका समागम कब होगा, असली मुद्दों पर कब लोग आएंगे? और अगर वाकई में ये स्थिति है देश की, जातिगत जनगणना आप कहिए, अभी तो आर्थिक आंकड़े भी इसमें आएंगे, उसमें थोड़ा सा और पिक्चर क्लियर होगी कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। तो वाकई में देखना होगा कि सिर्फ पॉलिटिकल माइलेजेस के लिए इस तरह की प्रोपोगेंडाज होते हैं, इस तरह के डेटाज जारी होते हैं, या एक्चुअल में इनका एक आम आदमी के लिए कुछ मतलब भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीरजा मैम, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। विराग जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।